क्या होगा अगर हमारी हर एक सोच का एक ठोस वजन हो? वजन। हाँ, जरा इस बात पे गौर कीजिए। दिन भर में एक इंसान के दिमाग में हजारों विचार आते हैं। कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बेहद डरावने और कुछ बस यूं ही जिनका कोई सिर पैर नहीं होता। बिल्कुल। आमतौर पर हम यही मानते हैं कि ये विचार हवा में आए और बस पानी के बुलबुले की तरह गायब हो गए। लेकिन क्या हो अगर ये विचार कहीं गायब नहीं हो रहे? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। क्या हो अगर हर एक विचार एक ईंट की तरह हमारे ही आने वाले कल की इमारत खड़ी कर रहा हो? आज की इस गहरी पड़ताल में हम बिल्कुल इसी सवाल की तह तक जाने वाले हैं। और ये बहुत ही जरूरी विषय है आज के समय में। हाँ, और हम जिस स्रोत सामग्री पर आज अपनी ये विस्तृत चर्चा कर रहे हैं, उसका नाम है द सनातन सीक्रेट, ट्रांसफॉर्म योर माइंड, ट्रांसफॉर्म योर कर्मा। बहुत ही प्रभावशाली किताब है ये। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट है। सनातन धर्म के उन प्राचीन रहस्यों को डिकोड करना जो ये दावा करते हैं कि सोच बदलो तो कर्म अपने आप बदल जाएगा। और सच कहूं तो इस विषय को गहराई से समझने के लिए मैं काफी उत्सुक हूं, क्योंकि ये सीधे तौर पर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। देखिए, आपकी ये उत्सुकता बहुत लाजमी है। और इस स्रोत की जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि ये केवल कोई दार्शनिक या किताबी बात नहीं है। अच्छा। हाँ, ये असल में जीवन को देखने का एक बेहद तार्किक और मैं तो कहूँगा एक वैज्ञानिक नजरिया है। अगर हम सनातन के चश्मे से देखें तो विचार और कर्म अलग-अलग चीजें नहीं हैं। अलग नहीं है, मतलब सोचना और करना एक ही बात है। वे एक ही प्रक्रिया के दो अलग-अलग चरण हैं। अक्सर यही माना जाता है कि कर्म का मतलब केवल शारीरिक रूप से कुछ करना है, जैसे किसी की मदद करना या किसी को नुकसान पहुंचाना। बिल्कुल। लेकिन आज की इस चर्चा में हम ये समझने वाले हैं कि विचार अपने आप में सबसे प्राथमिक और सबसे शक्तिशाली कर्म है। स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि प्रक्रिया हमेशा एक ही पैटर्न पर चलती है। वो पैटर्न क्या है? सबसे पहले एक विचार जन्म लेता है, फिर वो विचार एक शारीरिक कर्म में बदलता है और अंत में वही कर्म इंसान का भाग्य बन जाता है। यानी सोच ही वो असली बीज है। 100% सोच ही बीज है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि कोई किसान खेत में बबूल का बीज बो दे और फिर पूरी जिंदगी इस बात का इंतजार करे कि आम की फसल कब उगेगी। बहुत सही उदाहरण दिया आपने। लेकिन स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी दी गई है, जहां मन को कर्म की फैक्ट्री कहा गया है। मुझे ये फैक्ट्री वाला कॉन्सेप्ट बहुत आधुनिक लगा। ये कॉन्सेप्ट आधुनिक जरूर लगता है, लेकिन इसकी जड़ें भगवत गीता में बहुत गहराई से मौजूद हैं। गीता में मन को ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण बताया गया है। बंधन और मोक्ष। अब जरा इस कर्म की फैक्ट्री की कल्पना करते हैं। कोई भी फैक्ट्री कैसे काम करती है? उसमें कुछ कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल जाता है, मशीनों में प्रोसेस होता है और फिर एक फाइनल प्रोडक्ट बाहर आता है। एकदम सही। हमारा मन ठीक इसी तरह काम करता है। इस फैक्ट्री में जो कच्चा माल जा रहा है ना, वो हमारे विचार हैं। अच्छा, विचार ही कच्चा माल है। हाँ, अगर कोई इंसान लगातार ईर्ष्या, डर या क्रोध के विचार इस फैक्ट्री में डाल रहा है, यानी कच्चा माल ही जहरीला है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बाहर आएगा, जो कि हमारा भविष्य है, वो शांतिपूर्ण या सकारात्मक कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर मन के उत्पादन को नियंत्रित कर लिया जाए तो भविष्य की दिशा अपने आप तय हो जाती है। ये फैक्ट्री वाला उदाहरण सच में चीजों को बहुत साफ कर देता है। लेकिन यहाँ एक ऐसी बात है जिसने मुझे थोड़ा उलझा दिया। क्या बात? हमारे स्रोतों में एक आहा मोमेंट है, जिसे कहा गया है ऑटोमेटिक नेगेटिव कर्म। ओ हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि नकारात्मक सोच बिना किसी शारीरिक कार्य या एक्शन के भी एक नेगेटिव कर्म पैदा कर देती है। बिल्कुल करती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि यार मैंने उस इंसान का कुछ बुरा तो नहीं किया, मैंने तो बस मन में उसे कोसा था। क्या सच में सिर्फ सोचने भर से कोई अदृश्य प्रभाव पैदा हो सकता है? यही वो जगह है जहां इंसान सबसे बड़ी चूक कर बैठता है। ये ऑटोमेटिक नेगेटिव कर्म की अवधारणा को समझना बहुत जरूरी है। मैं भी यही सोच रही थी कि इसे कैसे समझा जाए। देखिए, जब किसी के मन में किसी के प्रति गहरी ईर्ष्या या घृणा होती है तो वो शारीरिक रूप से भले ही चुपचाप अपने कमरे में बैठा हो, लेकिन मानसिक और ऊर्जा के स्तर पर वो बहुत भारी उथल-पुथल मचा रहा होता है। अच्छा। विज्ञान भी अब मानता है कि जब हम क्रोधित होते हैं या किसी के बारे में बहुत बुरा सोचते हैं तो हमारा शरीर कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करने लगता है। हाँ, स्ट्रेस हार्मोन्स तो बढ़ जाते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम उसी तरह प्रतिक्रिया देता है जैसे हम सच में किसी से लड़ रहे हों। तो इसका मतलब है कि वो नकारात्मक ऊर्जा सबसे पहले उसी इंसान को नुकसान पहुंचाती है जो उसे सोच रहा है। बिल्कुल। सनातन दर्शन यही कहता है कि गलत सोच बिना किसी एक्शन के भी अपना कर्मिक प्रभाव छोड़ती है। बाप रे। वो सोच सबसे पहले सोचने वाले के शरीर,
उसके मन और उसके भविष्य के ब्लूप्रिंट को विकृत करती है। ये एक ऐसा सीक्रेट है जिसे आज की भागदौड़ भरी दुनिया पूरी तरह से भूल चुकी है। हम बाहर से तो बहुत सभ्य दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर मन की फैक्ट्री में लगातार जहर बना रहे होते हैं। ये तो सच में डराने वाली बात है कि हम अपने ही विचारों के जाल में फंस रहे हैं। लेकिन चलिए इसे एक कदम और आगे ले चलते हैं। हाँ, बताइए। स्रोत में एक जगह बहुत जोर देकर कहा गया है कि भाव कर्म से ज्यादा बड़ा है। इंटेंशन इज ग्रेटर देन एक्शन। बहुत गहरी बात है ये। अब आज की दुनिया में तो सब कुछ एक्शन पे टिका है। कॉर्पोरेट दुनिया हो या सोशल मीडिया, हर जगह यही देखा जाता है कि किसने क्या किया। सही बात है। फिर ये शास्त्र भाव को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ब्रह्मांड काम करने के तरीके को नहीं, काम करने के पीछे की नीयत को स्कैन करता है। नियत को स्कैन करता है। हाँ, इसे एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी बड़ी कंपनी ने अपनी पीआर इमेज सुधारने के लिए या टैक्स बचाने के लिए लाखों रुपए का दान दिया। हाँ, ऐसा तो अक्सर होता है। बाहर से देखने पर यह एक्शन बहुत बड़ा और महान लगता है। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत ही साधारण इंसान है जिसके पास खुद सीमित साधन है। वो पूरी करुणा और निस्वार्थ भाव से किसी भूखे जानवर को या इंसान को खाना खिलाता है। तो क्या सनातन दृष्टिकोण से उस छोटे से काम का वजन उस लाखों के दान से ज्यादा है? 100% ज्यादा है। पहले व्यक्ति का एक्शन बड़ा है, लेकिन उसका भाव अहंकार या स्वार्थ से भरा है। और दूसरे व्यक्ति का एक्शन बहुत छोटा है, लेकिन उसका भाव बिल्कुल शुद्ध है। शास्त्र कहते हैं कि नियत अगर शुद्ध हो तो एक बहुत ही मामूली सा कार्य भी एक बहुत ही विशाल कर्मिक फल दे सकता है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी यूनिवर्स दिखावे को नहीं गिनता। नहीं, वो उस ऊर्जा को मापता है जिस ऊर्जा से वो काम किया गया है। ये नजरिया सच में बहुत सी चीजों को देखने का चश्मा बदल देता है। और इसी से जुड़ा एक और बिंदु स्रोत में है जिसने मुझे रुककर सोचने पर मजबूर किया। वो क्या है? वो ये है कि कर्म केवल वो नहीं है जो हम करते हैं, बल्कि कर्म वो भी है कि हम किसी स्थिति में कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, यानी रिएक्शन। ये जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य है। देखिए, जीवन में हमारे सामने कैसी परिस्थितियां आएंगी, सामने वाला हमसे कैसा बर्ताव करेगा, ये सब हमारे हाथ में नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। मान लीजिए ऑफिस में किसी ने अचानक एक बहुत ही रूड या आक्रामक ईमेल भेज दिया। हाँ, और ऐसा ईमेल देखकर तो एकदम गुस्सा आ जाता है। बस, अब उस अप्रत्याशित स्थिति में मन कैसे रिएक्ट करता है, यही प्रतिक्रिया अगले कर्म का निर्माण करती है। यानी अगर उस ईमेल को पढ़कर तुरंत हाँ। गुस्से में आकर पलटकर वैसा ही एक तीखा ईमेल टाइप कर दिया जाए, तो वो एक नया नेगेटिव कर्म बन जाएगा। ओहो। बिल्कुल, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ने एक जलती हुई गेंद फेंक दी हो। अगर उसे तुरंत वापस फेंकने की कोशिश की जाए तो अपने हाथ भी जलेंगे और सामने वाले को भी चोट लगेगी। ये एनालॉजी तो बहुत सटीक है, जलती हुई गेंद। हाँ, ये रिएक्शन है जो एक नए कर्मिक चक्र को जन्म देता है। लेकिन अगर कोई उस स्थिति में सजग होकर रिस्पॉन्ड करता है यानी रिएक्ट नहीं करता। हाँ, यानी शांत रहता है, सोचता है और फिर सही तरीके से अपनी बात रखता है, तो वो उस जलती हुई गेंद को वहीं जमीन पर छोड़ देता है और आग अपने आप बुझ जाती है। एकदम सही। प्रतिक्रिया को नियंत्रण में लेना ही असल में कर्म को नियंत्रण में लेना है। और शायद यही प्रतिक्रिया हमारे मन की फ्रीक्वेंसी से तय होती है। आज के समय में ये फ्रीक्वेंसी और वाइब्स जैसे शब्द बहुत चलन में है। हाँ, आजकल हर कोई वाइब्स की बात करता है। लोग अक्सर कहते हैं, यार इस जगह की वाइब मुझे अच्छी नहीं लग रही, या उस इंसान के साथ मेरी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती। सही कहा। हमारे स्रोत इस आधुनिक शब्दावली को सनातन धर्म के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस से बहुत ही शानदार तरीके से जोड़ते हैं। तो क्या ये वाइब्स असल में वही गुण हैं? बिल्कुल, दोनों में बहुत गहरा संबंध है। जिसे आज की पीढ़ी वाइब्स कहती है, सनातन दर्शन हजारों साल पहले उसे गुण कह चुका है। अच्छा। हर इंसान का मन हमेशा इन 3 गुणों में से किसी एक फ्रीक्वेंसी पर ट्यून रहता है। इसे आज की जीवन से जुड़कर देखते हैं। हाँ, बताइए। तमस वो फ्रीक्वेंसी है जहां आलस्य, अज्ञानता और नकारात्मकता होती है। जैसे सुबह अलार्म बजने पर उसे बार बार स्नूज करना या दिन भर किसी बात को लेकर शिकायत करते रहना। हाँ, ये तो बहुत आम है। और रजस वो फ्रीक्वेंसी है जिसमें अत्यधिक इच्छा, बेचैनी और भागदौड़ होती है। जैसे ट्रैफिक में फंसने पर बहुत ज्यादा एंग्जाइटी महसूस करना या लगातार सफलता के लिए एक अंधी दौड़ में भागते रहना। ये तो हम में से ज्यादातर लोगों की रोज की कहानी है। हाँ, और फिर आता है सत्व। ये शांति, स्पष्टता और सकारात्मकता की फ्रीक्वेंसी है।
इसका कोई उदाहरण? जैसे कभी-कभी रविवार की सुबह जो एक ठहराव और शांति महसूस होती है ना, वो सत्व है। तो अगर कोई इंसान लगातार अपने ऑफिस की राजनीति को लेकर सोच रहा है या भविष्य को लेकर डरा हुआ है, तो वो असल में तमस या रजस की फ्रीक्वेंसी में जी रहा है। बिल्कुल। और स्रोत कहता है कि हमारी रोजमर्रा की सोच असल में हमारे जीवन में एक ऑटो रिपीट लूप बना देती है। तो क्या इसका मतलब है कि हम जानबूझकर अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं? अनजाने में ही सही, लेकिन हाँ, जो विचार बार-बार सोचे जाते हैं, वो दिमाग में अपनी पक्की जगह बना लेते हैं। जिन न्यूरॉन्स का हम बार-बार इस्तेमाल करते हैं, वे आपस में बहुत मजबूती से जुड़ जाते हैं। न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा है। अगर कोई इंसान लगातार डर, गुस्से या लालच के विचार पैदा कर रहा है, तो उसका दिमाग शारीरिक रूप से उसी तरह काम करने के लिए ढल जाता है। ये एक लूप बन जाता है। बिल्कुल, हमारी कर्म फैक्ट्री वही उत्पाद बार-बार निकाल रही है और जीवन में वैसी ही नकारात्मक परिस्थितियां बार-बार आकर्षित हो रही है। तो फिर इस लूप से बाहर कैसे निकलें? इस लूप से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका अपनी मानसिक फ्रीक्वेंसी को बदलना है। सजग होकर अपने विचारों को तमस या रजस से सत्व की ओर शिफ्ट करना होगा। ये सब सुनने में बहुत तार्किक लगता है, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगी। बिल्कुल, पूछे। क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल है जो लगभग हर किसी को कभी ना कभी परेशान करता है। अगर कर्म का सिद्धांत इतना ही सटीक है, ये फ्रीक्वेंसी और लूप का विज्ञान इतना ही पक्का है, तो फिर असल दुनिया में चीजें इसके उलट क्यों दिखती हैं? आप इशारा कर रहे हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? हाँ, अक्सर ऐसा क्यों लगता है कि जो लोग ईमानदार हैं, अच्छे हैं, वे जिंदगी भर संघर्ष कर रहे हैं, और जो गलत काम करने वाले बेईमान लोग हैं, वे बहुत सफल और खुश नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही आम दुविधा है। बहुत से लोगों को ये पिछले जन्म के कर्म वाली बात ना अन्याय को सही ठहराने का एक बहाना या कोपिंग मैकेनिज्म लगती है। ये एक बहुत ही वाजिब और गहरा सवाल है और ये संशय मन में आना स्वाभाविक है। लेकिन अगर हम सनातन के नजरिए से देखें तो ये कोई बहाना नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये एक बहुत ही विशाल टाइम स्केल का विज्ञान है, समय चक्र। इसे डॉट्स कनेक्ट करके समझने की कोशिश करते हैं। कर्मों के फलने की एक अपनी समय सीमा होती है। अच्छा। जीवन केवल आज और कल का एक छोटा सा टुकड़ा नहीं है। सनातन दर्शन में संचित कर्म का सिद्धांत है, यानी वो कर्म जो हमने पहले किए हैं और जिनका फल पकना भी बाकी है। तो क्या वो गलत इंसान जो आज सफल दिख रहा है, वो अपने पिछले कर्मों का फल खा रहा है? बिल्कुल, वो इंसान आज सफलता का जो फल खा रहा है, वो उस पेड़ का फल है जो उसने अतीत में अपने किसी बहुत अच्छे भाव या कर्म से लगाया था। और वो फल अब पककर तैयार हुआ है? हाँ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो अपनी वर्तमान गलत सोच और गलत कार्यों से भविष्य के लिए जहर बो रहा है। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ जो अच्छा इंसान आज संघर्ष कर रहा है, वो अपने किसी पुराने नकारात्मक कर्म के प्रभाव को साफ कर रहा है, लेकिन अपनी वर्तमान अच्छी सोच और सत्व गुण के कारण वो अपने आने वाले भविष्य की नींव को बेहद मजबूत बना रहा है। यानी हम जो देख रहे हैं वो पूरी फिल्म नहीं है, वो केवल एक स्नैपशॉट है। एकदम सही। हम केवल एक छोटा सा दृश्य देखकर पूरे ब्रह्मांड के न्याय पर सवाल उठाने लगते हैं। कर्मों का फल रातों रात नहीं पकता। इसीलिए स्रोत कहता है कि बाहरी परिस्थितियों को देखकर अपनी सोच की शुद्धि मत छोड़िए। वर्तमान सोच ही वो मास्टर की है जो अंततः अंतिम परिणाम तय करेगी। ये सच में बहुत स्पष्टता देता है। लेकिन अब सबसे बड़े और व्यवहारिक हिस्से पर आते हैं। इतनी गहरी बातों को कोई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारे? ये सबसे जरूरी सवाल है। क्योंकि जब सुबह की भागदौड़ होती है, ट्रेन पकड़ने की जल्दी होती है या ऑफिस में काम का भारी तनाव होता है, तब ये सत्व, भाव और न्यूरोप्लास्टिसिटी याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए सनातन दर्शन केवल हवाई बातें या दार्शनिक सिद्धांत देकर नहीं छोड़ देता, वो प्रैक्टिस यानी अभ्यास के ठोस उपाय भी बताता है। स्रोत सामग्री में क्या उपाय दिए गए हैं? स्रोत में सोच की शुद्धि के लिए एक बहुत ही सरल दैनिक अभ्यास साझा किया गया है। इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं: जप, दृष्टि और स्मरण। तो चलिए इन तीनों को आज की भागदौड़ वाली जिंदगी के हिसाब से समझते हैं। सबसे पहले जप। जब लोग जप शब्द सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद सब कुछ छोड़कर माला लेकर कोने में बैठना होगा। क्या इसका यही मतलब है? पारंपरिक रूप से जप का मतलब मंत्रों का उच्चारण ही होता है, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा है। वो कैसे? जप का असल मतलब है किसी सकारात्मक शब्द, विचार या मंत्र की निरंतर पुनरावृत्ति।
रेपिटेशन, जब दिमाग बार बार एक ही नकारात्मक लूप में भाग रहा हो। जैसे मेरा प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगा, मेरा प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगा। बिल्कुल। तो उस न्यूरोप्लास्टिक लूप को तोड़ने के लिए जब एक एंकर का काम करता है, कोई भी इंसान ट्रैफिक में फंसा हो या लिफ्ट का इंतजार कर रहा हो, वो मनी मन एक शांति देने वाले विचार या मंत्र को दोहरा सकता है। ये तो मन की फैक्ट्री के कच्चे माल को बदलने जैसा हो गया। बिल्कुल वही है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल है। यानी हम अपने खाली समय में दिमाग को भटकने देने के बजाय उसे एक सकारात्मक दिशा दे रहे हैं। और दूसरा स्तंभ है दृष्टि। दृष्टि का मतलब है चीजों को देखने का नजरिया। ये पूरी तरह से पर्सपेक्टिव का खेल है। कोई मुश्किल स्थिति सामने आने पे क्या हम उसे खतरे की तरह देखते हैं या उसे खुद को बेहतर बनाने के एक अवसर की तरह? हाँ, नजरिया तो बहुत कुछ बदल देता है। अगर नजरिया बदल गया तो प्रतिक्रिया अपने आप बदल जाएगी। जैसे अगर कोई कलीग काम में गलती निकालता है तो एक तमस वाली दृष्टि सोचेगी कि ये मुझे नीचा दिखाना चाहता है। और सत्व वाली दृष्टि क्या सोचेगी? एक सत्व वाली दृष्टि सोचेगी कि शायद मुझे अपने काम को और बेहतर करने का मौका मिल रहा है। ये शिफ्ट बहुत पावरफुल है। और तीसरा स्तंभ है स्मरण। इसे कैसे समझा जाए? स्मरण का मतलब है सजगता, जिसे आधुनिक मनोविज्ञान में माइंडफुलनेस कहा जाता है। सनातन में उसे ही स्मरण कहा गया है। माइंडफुलनेस। हाँ, ये बार बार याद रखना कि मैं केवल ये शरीर या ये गुस्सा नहीं हूं, मेरे हर विचार का गहरा कर्मिक प्रभाव पड़ रहा है। ये याद रखना तो बहुत जरूरी है। जब कोई इंसान दिन भर में बार बार इस बात का स्मरण करता है तो वो बेहोशी में या आवेग में कोई काम नहीं करता। वो जलती हुई गेंद को वापस नहीं फेंकता, बल्कि सजग होकर उसे छोड़ देता है। जब दृष्टि और स्मरण, ये तीनों सच में बहुत शक्तिशाली टूल लग रहे हैं। लेकिन क्या इस बात का कोई प्रमाण है? प्रमाण? इतिहास भरा पड़ा है ऐसे प्रमाणों से। स्रोत सामग्री में भी तो इतिहास और पुराणों से कुछ ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जो ये साबित करते हैं कि जिस पल इंसान की सोच बदली, उसी पल उसकी पूरी नियति पलट गई। स्रोत में बहुत ही सटीक उदाहरण है। अगर पौराणिक उदाहरण की बात करें तो वाल्मीकि का जीवन सबसे बड़ा प्रमाण है। हाँ, डाकू रत्नाकर की कहानी। बिल्कुल। जब वे डाकू रत्नाकर थे तो उनकी पूरी सोच, उनका पूरा फ्रीक्वेंसी लूप तमस से भरा था। वे केवल हिंसा और लूट के बारे में सोचते थे। लेकिन जब सप्तऋषियों ने उनसे एक सवाल पूछा तो उनके भीतर एक गहरा स्मरण जागा। उनकी दृष्टि बदल गई। उनका नजरिया ही बदल गया। उनका भाव तमस से उठकर सीधे सत्व पर आ गया। जिस पल वो सोच बदली, उसी पल डाकू रत्नाकर पीछे छूट गया और महर्षि वाल्मीकि का जन्म हुआ। क्या बात है। उनके पुराने हिंसक कर्म उन्हें रामायण जैसा महान ग्रंथ लिखने से नहीं रोक सके, क्योंकि फैक्ट्री का कच्चा माल पूरी तरह बदल चुका था। ये उदाहरण सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये बताता है कि कोई भी इंसान अपने अतीत का बंधक नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहरी पड़ताल के सबसे अहम बिंदुओं को समेटें तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। वो क्या? हमारे विचार कोई मामूली चीज नहीं है। वे ठोस हैं। वे एक अदृश्य ईंट पत्थर की तरह हमारे भविष्य की इमारत खड़ी कर रहे हैं। नकारात्मक सोच छिपकर वार करती है और बिना कुछ किए भी हमारे खाते में नकारात्मक कर्म जोड़ देती है। और सबसे बड़ी बात जो स्रोत हमें सिखाना चाहता है वो ये है कि इस पूरे ज्ञान का अंतिम लक्ष्य किसी को डराना या अतीत के अपराध बोध में ढकेलना नहीं है। तो इसका असली मकसद क्या है? इसका असली मकसद सशक्त बनाना है। अगर ये समझ आ जाए कि विचार ही जीवन को आकार दे रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति अपनी सोच रूपी फैक्ट्री का मैनेजर बन सकता है। फैक्ट्री का मैनेजर, ये बहुत अच्छा शब्द है। वो तय कर सकता है कि उसे किस विचार को अंदर आने देना है, कैसी नीयत रखनी है और अप्रत्याशित परिस्थितियों पर कैसी प्रतिक्रिया देनी है। ऐसा करके कोई भी सच में अपने जीवन का निर्माता बन सकता है। ये सशक्तिकरण का भाव ही इस पूरी चर्चा का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। हमने ये समझा कि सोच ही असली बीज है। हमने ये भी जाना कि रिएक्शन ही कर्म है और हमने फ्रीक्वेंसी को बदलना भी सीखा। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जिस पर सबको गहराई से सोचना चाहिए। हमने बात की कि कैसे हर एक विचार भविष्य का ब्लूप्रिंट बना रहा है। तो जरा इस बारे में सोचिएगा। रात को जब दिन भर की भागदौड़ और थकान के बाद कोई इंसान अपने बिस्तर पर लेटकर अपनी आंखें बंद करता है, तो नींद के आगोश में जाने से ठीक पहले का वो जो आखिरी विचार होता है, वो आने वाले कल का कौन सा अध्याय लिख रहा होता है? बहुत गहरा सवाल है। क्या वो विचार कल की डर और चिंता की फ्रीक्वेंसी पर अटका है या वो शांति और कृतज्ञता की फ्रीक्वेंसी पर है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज की इस विस्तृत चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।